सबसे पहले तो सभी बच्चों को राधे राधे। कोरोना वायरस के कारण हमारी क्लासें प्रॉपर लग नहीं पा रही है, इस कारण ऑनलाइन वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए। एक अपने लेसन है बायोलॉजी 12th में 37 नंबर पे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन वाले टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे अपन। अगर बात की जाती है तो उत्परिवर्तन होता क्या है, तो उत्परिवर्तन का मतलब कोई भी चेंज होता है। जैसे एक जाति से दूसरी जाति बन जाती है तो वहाँ पे कोई परिवर्तन ऐसा होता है अचानक हो। पहली चीज क्या आती है अचानक, और अचानक के बाद में परिवर्तन स्थायी होना चाहिए और साथ में वंशानुगत। इसका मतलब जो चेंजेज हुए हैं पीढ़ी में वो चेंजेज अगली पीढ़ी में जाने चाहिए। जैसे जनक से कोई उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन होने के बाद में जो संतति बनी है वो परिवर्तन उस संतति में ही नहीं रहना चाहिए, उसके बाद में वो संतति से आगे पीढ़ी में ट्रांसफर होना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन होता है और वो संतति के साथ ही समाप्त हो जाता है तो अपन उसको उत्परिवर्तन नहीं मान सकते हैं। इसका मतलब उत्परिवर्तन के लिए 3 चीजें हैं। एक तो अचानक होता है, मतलब कोई धीमा उत्परिवर्तन नहीं होगा, अचानक से कोई चेंजेज आएगा। पीढ़ियां चलती आ रही पीढ़ियां चलती आ रही है, अचानक से उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा अपने को। और साथ में उत्परिवर्तन स्थायी होगा। इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद में वापस चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और साथ में उत्परिवर्तन जैसे आप कह सकते हैं F1 पीढ़ी थी और उसके बाद में F2 पीढ़ी में जाना चाहिए। इसका मतलब कोई जनक में परिवर्तन है तो जनक से किस में जाना चाहिए, उसकी संतति में जाना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या है उत्परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वंशानुगत होना चाहिए। वंशानुगत नहीं है तो आप उसको उत्परिवर्तन नहीं मान सकते। अब उत्परिवर्तन की हिस्ट्री देखे अपन तो उत्परिवर्तन में आप को पता लगेगा कि हुगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट है। उन्होंने एक ये प्रयोग कर रहे थे, पौधे का नाम है आइनोथोरा लेमार्कियाना। क्या है? आइनोथोरा लेमार्कियाना। इस पौधे पर जब प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने उस समय जो संततियां बनी उसमें अचानक अलग प्रकार के पुष्पों को देखा। तो ये क्या हुआ कि थोड़ा सा इन्होंने उत्परिवर्तन शब्द दिया, यहाँ पे म्यूटेशन वर्ड दिया। तो यहाँ पे आपके पास उत्परिवर्तन के खोजकर्ता कौन है, तो हुगो डी व्रीज माने जाएंगे। आपके पास में यहाँ पे इन्होंने किसमें खोजा, तो आइनोथोरा लेमार्कियाना। इसका एक और नाम है इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग प्रिमरोज। तो यहाँ पे ये इवनिंग प्रिम रोज हो जाएगा। तो ये आपसे इवनिंग प्रिम रोज पूछा जाए या आइनोथोरा लेमार्कियाना नाम पूछा जाए, दोनों में ही एक ही बात आएगी। अब यहाँ पे म्यूटेशन को देखा जाता है तो डेफिनेशन हो गई, इसको बताया किसने वो चीज हो गई अपने पास में, किसमें खोजा वो चीज हो गई। अब इसके बाद में क्या है उत्परिवर्तन के प्रकार देखते हैं। तो 2 टाइप के उत्परिवर्तन के प्रकार होते हैं। एक तो या तो क्रोमोसोम में परिवर्तन हो और यह एक जीन में परिवर्तन हो। और एक्चुअली बात आपको पता है कि कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा आपको 11th में पढ़ाया था कि गुणसूत्र ये है बाय द वे आपके पास में, और गुणसूत्र के विशेष आपके पास में स्थान होते हैं जिन पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब गुणसूत्र पर क्या है, जीन। अब या तो डायरेक्ट जीन में परिवर्तन हो तो फिर वो जीनी उत्परिवर्तन कहलाएगा, या मैं कहूँ इस पूरी की पूरी जो संरचना क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है इसमें कोई न कोई चेंजेज हो जाता है तो फिर भी ये क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो ह्यूमन या कह सकते हैं जो स्पीसीज है उसका जो डीएनए है उस डीएनए में चेंजेज होना चाहिए, तब जाकर आप उसे उत्परिवर्तन माना जाएगा। अगर बाय द वे आपके पास में डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वो परिवर्तन कभी भी वंशानुगत नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर गुणसूत्री उत्परिवर्तन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुणसूत्री उत्परिवर्तन क्या होता है, तो मैंने कहा गुणसूत्र में चेंजेस आएगा। गुणसूत्र के अंदर जो जीन्स है उनकी संख्या में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, ये चेंजेस होगा। इसका मतलब उसके नाइट्रोजन क्षारकों में चेंजेस नहीं है, केवल किस में चेंज है, जीन्स की संख्या या में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पे ये गुणसूत्र की यहाँ पे कहलाएगा गुणसूत्री उत्परिवर्तन। और गुणसूत्री उत्परिवर्तन में 2 चीजें देखते हैं, या तो ये संख्यात्मक हो या संरचना में। इसका मतलब गुणसूत्र की संख्या में चेंजेज आए। जैसे जो किसी भी जाति की जो फिक्स पर्टिकुलर आपके पास में क्रोमोसोम नंबर है
या तो उनमें चेंजेज है, या तो वो बढ़ जाए या कम हो जाए। और दूसरी यह गुणसूत्र की जो स्पेशली संरचना होती है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ वेरिएशन आए तो वो संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है। अब इसमें डिस्कस कर रहे हैं अपन गुणसूत्र की संख्यात्मक परिवर्तन, अर्थात गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जो होता है अगर उसकी गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेज हो तो किस प्रकार के आप उत्परिवर्तन देख सकते हैं। अब उसमें मैंने कहा संख्यात्मक को मैं आपके पास में दो भागों में डिवाइड करता हूं, या तो सगुणिता होगी आपके पास में और यह होगी आपके पास में असगुणिता। दो वर्ड आए हैं आपके पास में, एक तो यू आया है यूप्लोइडी, तो ये आपके पास में यूप्लोइडी आता है और एक आता है एन यूप्लोइडी। देखो अंतर है दोनों में, ये यूप्लोइडी का मतलब सगुणिता, स का मतलब हमेशा सही चीज होती है और स को यू से लिखते हैं, और मैंने कहा असगुणिता एन यूप्लोइडी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहेंगे सगुणिता क्या होती है, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो कोई भी, जैसे ह्यूमन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ह्यूमन की बात करें तो गुणसूत्र नंबर कितने होते हैं 46। इसका मतलब आपके पास में कहीं ना कहीं n बराबर क्या लिखते हैं आप 23, 2n बराबर क्या लिखते हैं आपके पास में 40 से। इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या फिक्स है। किसी भी जाति में या इंडिविजुअल में देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास में कह सकते हैं गुणसूत्र नंबर क्या होते हैं फिक्स। अब मैंने कहा कि जो गुणसूत्रों की आधारभूत नंबर है, अब आधारभूत नंबर कौन होता है n होता है। किसी भी जाति में गुणसूत्रों की आधारभूत संख्या क्या होती है n होता है, और n में कोई चेंज होता है। अब चेंज किस प्रकार का होगा, अगर मैं कहूं n में आपके पास में डायरेक्ट गुणसूत्रों का एक समुच्चय, अब n को क्या मानेंगे एक सेट, ये क्या है एक गुणसूत्रों का एक समुच्चय है। अब गुणसूत्रों के समुच्चय में चेंजेज होता है, देखो किसी भी गुणसूत्र के अगर समुच्चय में चेंज होता है इसका मतलब चेंजेज इस प्रकार हो सकता है कि आपके पास में 2n क्रोमोसोम है तो ये n रह गए बाय द वे, मैंने कहा 3n हो जाए, आपके पास में 4n हो जाए या 6n हो जाते हैं, तो ये गुणसूत्रों के समुच्चय बढ़ रहा है। देखो सेट बढ़ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट 23 क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक या दो क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं। देखो n और n के बाद में n बराबर कितना है 23, तो मैंने कहा ये 2n हो 3n हो सकता है, 4n हो सकता है और या 6n हो सकता है। अब अपन देखते हैं कि बाय दो मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर n है तो इसको आप यहाँ कहेंगे मोनोप्लोइडी। क्या कहलाएगी मोनोप्लोइडी। इसका मतलब गुणसूत्रों की अगुणिता कहलाती है। ये मोनोप्लोइडी का मतलब क्या कहलाता है अगुणिता हिंदी में, तो ये अगुणिता कहलाएगी मोनोप्लोइडी। इसका मतलब यहाँ पे एक समुच्चय रह जाता है, तो ये आपके पास मोनोप्लोइडी और सामान्यतः ये जननी कोशिकाओं में पाई जाती है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे इसका दूसरी चीज आती है कि सगुणिता में एक वर्ड आता है बहुगुणिता। क्या आता है बहुगुणिता। देखो एक वर्ड और आता है बहुगुणिता। अगर मैं बहुगुणिता को देखूं पोलीप्लोइडी को, तो आप ये कहेंगे गुणसूत्रों के जो n है, n क्या हो रहा है काउंट हो रहे हैं, n का 2n हो रहा है, 2n का 3n हो रहा है, 4n हो रहा है, 5n हो रहा है, 6n हो रहा है। तो यहाँ पे गुणसूत्रों के डायरेक्ट है समुच्चय में बढ़ना, अर्थात गुणसूत्रों के 3 या 4, 5 समुच्चय पाया जाना क्या कहलाता है आपके पास में बहुगुणिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा बहुगुणिता। तो यहाँ बहुगुणिता में क्या हुआ समुच्चय में वृद्धि हुई है। समुच्चय में वृद्धि इसका मतलब मैं कहूंगा आपके पास में अगर किसी में n बराबर 10 है, कोई स्पीसीज है, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, कि माना कि स्पीसीज है आपके पास में, तो मैंने कहा इसमें 3n क्रोमोसोम, इसका मतलब 30 क्रोमोसोम पाए कितने जा रहे थे 10 पाए जा रहे। अधिकांश स्पीसीज में यही था, परंतु म्यूटेशन हुआ और उसमें 3n क्रोमोसोम पाए। इसका मतलब फसल क्या होगी त्रिगुणित हो गई आपके पास में। यह जाती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या की त्रिगुणित, तो ये त्रिगुणिता या चतुर्गुणिता मैंने कहा 4n हो गई तो इसको क्या बोलेंगे चतुर्गुणिता बोलेंगे। 5n है तो पंचगुणिता बोलेंगे, 6n है तो ये 6n है तो षटगुणिता बोलेंगे। तो ये सब क्या है बहुगुणिता है, अर्थात गुणसूत्रों के समुच्चयों 2 से अधिक समुच्चयों का पाया जाना क्या कहलाता है आपके पास में बहुगुणिता। अब बहुगुणिता आपके पास में 2 प्रकार की होती है, स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। और यहां से अपने 12th में क्वेश्चन बनता है। स्व बहुगुणिता का मतलब है कि एक ही जाति के या एक ही जो सेट होता है क्रोमोसोम का उसमें बढ़ोतरी होना। इसका मतलब मैं कहूं आपके पास में n बराबर a है तो ये a डबल ए हो सकता है, ये ट्रिपल ए हो सकता है, ये मैंने कहा a ट्रिपल
ये 4A आपके पास में हो सकता है। ये कहलाएगी संयुक्त, मतलब जीनोम पिक्स है, ये अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाएगा, जीनोम। इसका मतलब जीनोम में चेंज नहीं आ रहा है, ए ही है और इस जगह पे क्या है, ए। तो यहाँ पे इस प्रकार की आपके पास में जो बहुगुणिता होती है उसमें गुणसूत्रों का जो समान समुच्चय होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। समुच्चय चेंज नहीं होगा, इसका नहीं एक के साथ में बी आ गया ऐसा नहीं होगा, केवल एक ही प्रकार के आपके पास में जो समुच्चय होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो आप इसे बोलते हैं स्व बहुगुणिता ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहलाएगी आपके पास में। अब मैंने कहा कि स्व बहुगुणिता, अब यहाँ पे बहुगुणिता उत्पन्न करने के लिए एक केमिकल का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है क्या है, कोल्चिसिन। क्या है, कोल्ची, ये कोल्ची आपके पास में कोल्चिसिन। तो ये कोल्चिसिन रसायन है आपके पास में जो बहुगुणिता उत्पन्न करता है। और मैंने आपको 11th में बताया था कि कोल्चिसिन जो प्राप्त होता है ये एक पौधा है कोल्चिकम ऑटमनेल। क्या है, ऑटमनेल। तो ये कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त होता है। कोल्चिसिन किससे प्राप्त होता है, कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त होता है। और ये रसायन क्या करता है, बहुगुणिता। आपसे पूछा जाए कि कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है बहुगुणिता उत्पन्न करने के लिए, तो आप क्या बोल देंगे, कोल्चिसिन। अब कोल्चिसिन किससे प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कोल्चिकम ऑटमनेल से। किससे प्राप्त होता है, कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त होता है। अब ये कोल्चिकम ऑटमनेल कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो आप कहेंगे लिलिएसिका। मैंने कहा इसका कौन सा भाग यूज में आता है, तो प्रकंद बोलेंगे। तो अभी तो इतना याद रखना है कि कोल्चिसिन रसायन का प्रयोग बहुगुणिता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब देखो स्व बहुगुणिता पता लग गया अपने को, जीनोम समान ही प्रकार का रहेगा और उसके समुच्चय में क्या होगी, वृद्धि। तो स्व बहुगुणिता। अब मैंने कहा पर बहुगुणिता, पर बहुगुणिता की बात की जाती है तो इसमें जो जीनोम होता है वो आपके पास में एक या दो जाति के गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि इसमें क्रोमोसोम ए प्रकार के भी हैं, बी प्रकार के भी है। इसका मतलब असमान जो जीनोम होता है उसके समुच्चय में वृद्धि होना। जीनोम कैसा है, समान नहीं है, यहाँ पे असमान जीनोम जो होता है उसके समुच्चय में वृद्धि होना आपके पास में क्या कहलाएगा, पर बहुगुणिता। जैसे मैंने कहा ये आपके पास में डिप्लॉइड होना चाहिए तो ए और बी हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे ट्रिप्लॉइड बोले तो ए बी, ये 3 बार बी होगा आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या है, पर बहुगुणिता। जीनोम चेंजेस हुआ, असमान जीनोम में बहुगुणिता उत्पन्न हुई तो पर बहुगुणिता। और मैंने कहा जीनोम सेम है तो स्व बहुगुणिता। अब बात करते हैं कि ये पूछा गया इस बार जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था 12th में, उसमें पूछा गया कि आपके पास में पर बहुगुणित फसल कौन सी है। तो यहाँ पर 2 फसलों के नाम आते हैं। एक तो आपके पास में आता है रेफेनो ब्रेसिका। क्या आती है, रेफेनो ब्रेसिका। ये आपके पास में पर बहुगुणित फसल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिटिकेल, ये ट्रिटिकेल गेहूं की फसल है आपके पास में। मैंने कहा दोनों ही कैसी है, पर बहुगुणित। मैंने कहा ट्रिटिकेल का क्वेश्चन पूछा जाता है मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित फसल कौन सी है, तो ये मानव निर्मित प्रथम पर बहुगुणित फसल है। और ये प्री बोर्ड में पूछा गया था। और ये आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये 6n होती है। कितनी होती है, 6n, 60 गुणित होती है। कैसी होती है, 60 गुणित। तो मैंने कहा ये पर बहुगुणित है, इसका मतलब इसमें 2 प्रकार की जो जातियां हैं उनका जीनोम मिला हुआ है। और जीनोम मिला है आपके पास में राई का, आपके पास में किसका, राई का। और साथ में गेहूं आपके पास में राई, सिकल, सिरेल और ट्रिटिकल, उनका आपके पास में जीनोम मिलाकर ट्रिटिकेल षटगुणित फसल तैयार की गई है जो मानव निर्मित प्रथम पर बहुगुणित फसल है। और रेफेनो ब्रेसिका, अब रेफेनो ब्रेसिका में 2 प्रकार का जीनोम है आपके पास में। मैंने कहा एक तो रेफेनस सेटा में होता है, तो ये रेफेनस सेटा इवम। अब रेफेनस सेटाम का बोटनिकल नेम मैंने 11th में बताया था आपको कि ये क्या है, मूली है। क्या है, मूली। तो यहाँ पे मूली की सहायता से और साथ में ब्रेसिका ओलोरेसिया। तो ये ब्रेसिका ओलोरेसिया, तो ये ब्रेसिका ओलोरेसिया। गोभी कौन है,
गोभी। तो इन दोनों को मिलाकर आपके पास में पर बहुगुणित फसल तैयार की गई है रेफिनो ब्रेसिका। अपने ये याद रख सकते हैं, मूली और गोभी की सहायता से किसको तैयार किया, आपके पास में रेफिनो ब्रेसिका से। और गेहूं और आपके पास राई से जो तैयार हुई है वो ट्रिटिकल आपके पास में मानव निर्मित प्रथम पर बहुगुणित फसल है आपके पास में। अब देखो यहाँ पे आपके पास में बहुगुणिता कंप्लीट हो गई। देखो मैं एक हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि देखो जैसे गुणसूत्री उत्परिवर्तन है तो उसको दो भागों में डिवाइड किया था, संख्यात्मक और संरचनात्मक। मन के संख्यात्मक है तो गुणसूत्र की संख्या में चेंजेज आएगा, संरचना में कोई अंतर नहीं होगा, ओनली संख्या बदलेगी। मन के संख्या में भी पहली चीज आती है सगुणिता। मैंने कहा गुणसूत्र का जो नंबर बदल रहा है वो सेट चेंज हो रहा है। सेट से क्या समझते हो, एन, एन का मतलब समुच्चय। अब ये एन बढ़ रहा है, एन की जगह 2n हो सकता है, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है। तो ये कंडीशंस क्या कहलाती है, बहुगुणिता कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुगुणिता। बहुगुणिता दो प्रकार की, स्व बहुगुणिता, पर बहुगुणिता। अगर जीनोम सेम है उसके समुच्चय में वृद्धि होती है तो स्व बहुगुणिता। अब मैंने कहा जीनोम में चेंजेज है तो फिर क्या कहलाएगी, पर बहुगुणिता कहलाती है। क्या कहलाती है, पर बहुगुणिता। अब मैंने कहा एक वर्ड आया इसमें असगुणिता। क्या है, असगुणिता। मैंने कहा सगुणिता के बाद में क्या होता है आपके पास में, असगुणिता। तो यहाँ पे अगली चीज है गुण संख्यात्मक में असगुणिता। अब असगुणिता की मैं बात करूं आपके पास में तो असगुणिता में अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो गुणसूत्रों का जो समुच्चय है 2n, गुणसूत्रों का क्या है 2n समुच्चय। जैसे मैंने कहा मनुष्य की बात करते हैं 2n बराबर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये 46 है। तो ये 2n क्रोमोसोम जो आपके पास में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, उनमें आपके पास में या तो एक क्रोमोसोम बढ़ेगा या कह सकते हैं 2 क्रोमोसोम बढ़ेंगे, या कह सकते हैं -1 हो सकता है या -2 हो सकता है। इसका मतलब 46 जो क्रोमोसोम है उनमें एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो सकती है या 2 गुणसूत्रों की बढ़ोतरी हो सकती है। मैंने कहा या तो एक क्रोमोसोम कम हो सकता है या 2 क्रोमोसोम कम हो सकते हैं। यहाँ सेट नहीं बदल रहा है, केवल एक या 2 गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है तो आप इसे बोलते हैं असगुणिता, एन यूप्लॉइडी। ये एन यूप्लॉइडी कहलाएगी आपके पास में। अब मैंने कहा इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, या तो गुणसूत्रों की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और या कमी। तो मैंने कहा कमी होती है तो इसे बोलते हैं अधोगुणिता। क्या बोलते हैं, अधोगुणिता, हाइपोप्लॉइडी। और मैंने कहा हाइपरप्लॉइडी कहलाएगी अधिगुणिता। क्या कहलाएगी, अधिगुणिता। तो ये देखो आपके पास में 2 चीजें हैं, अधोगुणिता हो सकती है या अधिगुणिता। अधोगुणिता का मतलब है जो आपके पास में 2n क्रोमोसोम है, कितने गुणसूत्र है, द्विगुणित गुणसूत्र है, इसमें आपके पास है -1 या -2 क्रोमोसोम हो सकते हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2n-1 या 2n-2 क्रोमोसोम होंगे। इसका मतलब गुणसूत्र 45 हो सकते हैं या 46। अगर मैं अधिगुणिता बात करूं तो आपके पास में 2n+1 हो सकता है, इसका मतलब 47 हो सकता है, और 2n+2 हो सकता है, इसका मतलब 48 क्रोमोसोम हो सकते हैं। इसका मतलब आपने क्या देखा, अधोगुणिता में 1 क्रोमोसोम कम हो सकता है या 2 क्रोमोसोम कम हो सकता है। अधिगुणिता में क्या देखते हैं, 1 क्रोमोसोम बढ़ सकता है या 2 क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं। अब मैंने कहा बाय द वे एक ही क्रोमोसोम कम हुआ, 2n-1 हुआ, इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी है रह गई, मनुष्य में 46 की जगह 45। तो आप ये मानेंगे तो ये कहलाएगी मोनोसोमी। क्या कहलाएगी, मोनोसोमी। आपसे पूछा जाए मोनोसोमी किसे कहते हैं, देखो आप 2 में से -1 करेंगे तो 1 नहीं बचेगा, और 1 बचेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो। तो मोनोसोमी, यहाँ पे क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे मोनोसोमी में, 45। और मैंने कहा इसमें इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल आता है वो टर्नर सिंड्रोम आता है। क्या बनता है, टर्नर सिंड्रोम। वैसे सिंड्रोम की बात बाद में करेंगे अपन, क्योंकि बहुत सारे जो डिजीज है वो पढ़ानी है। तो यहाँ पे आपके पास में टर्नर सिंड्रोम, आपसे पूछा जाए मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, या वो जस्ट अपोजिट पूछा जाए टर्नर सिंड्रोम है तो मोनोसोमी, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, मैंने कहा 45 रह जा सकती है। इसका मतलब आप ये कहते हैं कि 44 + XY था। ये है आपके पास में। अगर इससे टर्नर सिंड्रोम बनता है तो 44 + X0, इसका जीनोटाइप क्या रह जाएगा, 44 + X0। इसका मतलब ये महिलाएं की तरह रहेगी। आप इनको ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में शिक्षक होते हैं
ये आपके ये सिक्सर्स या कर सकते हैं इनको। तो 44 प्लस एक 0, इसका मतलब 0 कम हो गया है यहाँ पे, तो ये कहेंगे आपके पास में 45 क्रोमोसोम रहेगी किसमें, टर्नर सिंड्रोम। तो मोनोसोमी समझ में आएगी। अगर मैं कहूँ 2n-2, तो 2n-2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 0, 0 को क्या बोलते हैं, नील। तो ये हो जाएगी नलीसोमी। क्या हो जाएगी, नलीसोमी। तो नलीसोमी में आप क्या बोलेंगे, 2n-2 हो जाता है। और इसका मतलब जो आपके पास 46 क्रोमोसोम है उसमें कितने कम हो गए, 2, और आपके पास में केवल 44 क्रोमोसोम, और ये घातक होती है। तो दोनों की परिभाषा देखो कितनी अच्छी है। मैंने कहा मोनोसोमी, अगर आपके पास द्विगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय है उसमें एक क्रोमोसोम कम होता है तो मोनोसोमी। और द्विगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय है, आपके पास में 2n क्रोमोसोम है, उनमें 2 क्रोमोसोम कम होते हैं तो आप कहेंगे इसको नलीसोमी। अब अधिगुणिता की बात आती है। इसका मतलब अधिगुणिता में 2 भागों में डिवाइड करूंगा। एक तो ट्राइसोमी, क्या आती है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब समझ गए आप, 2n+1 हो जाएगा और गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी, 46। इसका मतलब जो आपके पास में 2n क्रोमोसोम है उनमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है। द्विगुणित समुच्चय में क्या हुआ, एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हुई तो 47 क्रोमोसोम हो गए और ये कहलाएगी ट्राइसोमी। 2+1, 1 का मतलब 3 का मतलब ट्राइसोमी। और ये ट्राइसोमी में भी आपके पास सिंड्रोम बनेंगे, उनको एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, पर्ड केसी। क्या देखते हैं, पर्ड केसी। पी का मतलब होता है पटाओ सिंड्रोम, तो ये पटाओ सिंड्रोम। ए का मतलब होता है एडवर्ड सिंड्रोम, तो ये एडवर्ड सिंड्रोम। डी का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम। के का मतलब क्लाइन फेंट्रल सिंड्रोम। क्या आता है, क्लाइन फेंट्रल सिंड्रोम। और सी का मतलब होता है क्रिमिनल सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपके पास है पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और यहाँ पे क्लाइन फेंट्रल सिंड्रोम और क्रिमिनल सिंड्रोम। पी का मतलब पटाओ सिंड्रोम। अब यहाँ पे सब में ट्राइसोमी हो रही है परंतु गुणसूत्र अलग अलग है। इसका मतलब पी में अगर मैं कहूँ 13वें गुणसूत्र पर आपके पास में ट्राइसोमी होती है, इसका मतलब 13वां गुणसूत्र अतिरिक्त पाया जाता है तो आप ये कहेंगे पटाओ सिंड्रोम। अगर मैं कहूँ 18वें क्रोमोसोम में आपके पास में ट्राइसोमी होती है तो फिर बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। अब मैंने कहा 21वें गुणसूत्र में आपके पास में ट्राइसोमी होती है तो क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे कहेंगे एक्स क्रोमोसोम में होती है ट्राइसोमी तो आप क्लाइन फेंट्रोल, और वाई क्रोमोसोम में होती है ट्राइसोमी तो क्रिमिनल सिंड्रोम। इसका मतलब ट्रिक बन गई अपने पास में पर्ड केसी। और पी के नीचे क्या लिख देंगे 13, ए का मतलब 18, डी के नीचे 21, के नीचे क्या लिखेंगे x, और सी के नीचे क्या मान देंगे y। तो ये आपके पास में आपके ट्रिक हो जाएगी पर्ड केसी। और सब में क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है। यहाँ पे आप कहेंगे टर्नर सिंड्रोम जो एग्जाम्पल था वो मोनोसोमी का था, जबकि पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फेंट्रल सिंड्रोम और क्रिमिनल सिंड्रोम सब आपके पास में किसके हैं, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है। अब ये पूछा गया था क्लाइन फेंट्रल सिंड्रोम, एक्स गुणसूत्र में ट्राइसोमी किसमें होती है, तो आप क्या बोलेंगे, क्लाइन फेंट्रल में। ये अपने सिलेबस में मैंने कहा सभी सिंड्रोम, तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं कहूँ बाय द थर्ड चीज हो गई आपके पास में। फोर्थ में आता है आपके पास में कि यहाँ पे बाय में दवे में 2n-2 करूं, इसका मतलब सॉरी +2 करूं तो 2n+2 अगर गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय में 2 गुणसूत्र की क्या हुई है, अधिकता हुई है। इसका मतलब गुणसूत्र आपके पास में यहाँ पे 46 से क्या हो गए, 48 क्रोमोसोम हो गए। तो ये कहलाएगी आपके पास में टेट्रासोमी। बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ असगुणिता को बोलें तो द्विगुणित समुच्चय में 1 या 2 गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होती है तो असगुणिता। मैंने कहा अधोगुणिता मतलब 1 या 2 गुणसूत्र की कमी होगी, और अधिगुणिता मतलब 1 या 2 गुणसूत्र की वृद्धि होगी। अगर मैं कहूँ 1 गुणसूत्र की कमी होती है तो आपके पास में मोनोसोमी, 2 गुणसूत्र की कमी होती है तो नलीसोमी। मैंने कहा 1 गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो ट्राइसोमी, और 2 गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो टेट्रासोमी। इंपोर्टेंट जो है मोनोसोमी का एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल 3 सिंड्रोम है, पर्ड केसी आपके पास पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फेंट्रल सिंड्रोम और आपके पास में क्रिमिनल सिंड्रोम। तो ये इस प्रकार आपके पास में गुणसूत्रों की संख्या में
चेंजेज की वजह से जो परिवर्तन होते हैं या उत्परिवर्तन होते हैं वो आपके पास में इस प्रकार कर सकते हैं। अगले चैप्टर में अपन अगले जो वीडियो में देखेंगे वो गुणसूत्र की संरचना में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।